स्टार्ट करते हैं। स्कोर्स एंड सेबी इनफॉर्मल गाइडेंस स्कीम 2003 से, ठीक है। स्कोर्स का मतलब होता है, स्कोर्स का जो फुल फॉर्म है सेबी कंप्लेंट्स रिड्रेस सिस्टम, ठीक है। सेबी की कोई भी कंप्लेन अगर अपन सेबी की कोई भी कंप्लेन अगर करनी हो सेबी से रिलेटेड या सेबी के अगेंस्ट में, तो अपन स्कोर्स के पास जा सकते हैं, ठीक है। स्कोर्स यानी कि सेबी कंप्लेंट रिड्रेस सिस्टम इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिजाइन टू बी हेल्प इन्वेस्टर्स टू लॉन्च देयर कंप्लेंट pertaining to securities market online with SEBI against listed companies and SEBI registered intermediaries, ठीक है। सेबी के अपना स्कोर्स एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कंप्लेंट्स लॉन्च कर सकते हो, किसके खिलाफ, सिक्योरिटीज़ मार्केट के रिलेटेड ऑनलाइन कर सकते हो अगेंस्ट लिस्टेड कंपनीज एंड सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज। ऑल कंपनीज received by SEBI against listed companies and SEBI registered intermediaries are dealt through scores. SEBI launched a centralized web-based complaints redress system scores in June 2011 में, ठीक है। The purpose of scores is to provide an administrative platform for aggrieved investors whose grievance pertaining to the securities market remains unresolved by the concerned listed company, registered intermediaries or recognized manufacturer market infrastructure institution MIIs, ठीक है। स्कोर्स का जो मेन पर्पस है तो वो है एडमिनिस्ट्रेटिव प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना अग्रीव्ड इन्वेस्टर्स को, अग्रीव्ड इन्वेस्टर यानी कि जो संतुष्ट नहीं है, ठीक है, किससे, लिस्टेड का रिमेनिंग अनरिजॉल्व, जो भी उनकी कोई समस्या है वो अनरिजॉल्व रही है सेबी के द्वारा या लिस्टेड कंपनी के द्वारा या रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी के द्वारा और रिकॉग्नाइज्ड MIIs के द्वारा, ठीक है। तो वो कहाँ जा सकता है, स्कोर्स में कंप्लेंट लेके जा सकता है। द साइलेंट फीचर्स ऑफ द स्कोर्स, अब अपन देख रहे हैं साइलेंट फीचर्स कि स्कोर्स के क्या फीचर्स हैं, ठीक है। तो स्कोर्स इज वेब एनेबल्ड एंड प्रोवाइड्स ऑनलाइन एक्सेस 24/7, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस ऑफ इन्वेस्टर्स कंप्लेंट, ऑनलाइन मूवमेंट ऑफ कंप्लेंट्स टू द कंसर्न लिस्टेड कंपनीज और सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज, ऑनलाइन upload of action taken reports by the concerned listed companies of SEBI registered intermediaries, ठीक है। पहले 4 पॉइंट अपन ने देखे, टोटल 8 पॉइंट है। 4 पॉइंट में पहले 4 में क्या बोला कि स्कोर्स इज वेब एनेबल्ड 24/7 सर्विस अपन को प्रोवाइड करता है। सेकेंड में बोला कि सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है कि ऑफ इन्वेस्टर्स कंप्लेन, अगर इन्वेस्टर कोई कंप्लेन करता है तो एक सेंट्रलाइज्ड डेटा है, अगर हर इन्वेस्टर्स की जो भी कंप्लेंट रहती है वो स्कोर्स के एक ही डेटाबेस में सेंट्रलाइज्ड रहती है जहाँ पे आप दूसरों की भी कंप्लेंट देख सकते हो, ठीक है। तीसरे पॉइंट में बोला कि ऑनलाइन मूवमेंट ऑफ कंप्लेंट्स टू द कंसर्न लिस्टेड कंपनीज और सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज, अगर स्कोर्स को ऐसा लगता है कि यहाँ से अपन को कहीं और कंप्लेंट को भेजना है तो वो भी कंप्लेंट ऑनलाइन मूव कर सकती है, मतलब अपन को ऐसा नहीं होता कि मतलब फिजिकली अपन इधर से उधर ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। फोर्थ में बोला कि ऑनलाइन अपलोड ऑन एक्शन टेकन रिपोर्ट्स बाय द कंसर्न लिस्टेड कंपनीज और सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज, ऑनलाइन एक्शन टेकन रिपोर्ट्स भी अपन अपलोड कर सकते हैं सेबी की लिस्टेड कंपनीज और इंटरमीडियरीज के कंसर्न के साथ। ऑनलाइन व्यूइंग बाय इन्वेस्टर्स ऑफ एक्शन टेकन ऑन द कंप्लेंट्स एंड इट्स करंट स्टेटस, जो भी अपन कंप्लेंट करते हैं तो अपन ऑनलाइन ही चेक कर सकते हैं कि उसका करंट स्टेटस कहाँ पहुँचा, वो कहाँ पे पहुँची, ठीक है। फिर है कंप्लेंट्स एंड रेमेडीज देयर ऑन कैन बी लॉन्च्ड ऑनलाइन एट द अबव वेबसाइट एट एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी और कभी भी आप अपना कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हो ऑनलाइन बैठे बैठे, ठीक है। एन ईमेल इज जनरेटेड instantaneously acknowledging the receipt of the complaint and allotting a unique complaint registration number to the complainant for future reference and tracking, फ्यूचर रेफरेंस और ट्रैक करने के लिए अपन कहीं पे भी कंप्लेंट, मान लो अपन ने अमेजोन से कुछ मंगवाया, अपन को कुछ दिक्कत हुई तो अपन ने कंप्लेंट फाइल करी उनके रजिस्टर्ड कस्टमर केयर पे या कस्टमर सर्विस पे, तो अपन को ना एक तुरंत ईमेल आ जाता है कि ईमेल आ जाता है जिसके अंदर एक कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जिसके द्वारा अपन ट्रैक कर सकते हैं कि वो कंप्लेंट का करंट स्टेटस कहाँ पे है, ठीक है, कि कंप्लेन जो है वो कहाँ पहुंची। द कंप्लेंट फॉरवर्डेड ऑनलाइन टू द एंटिटी कंसर्न फॉर इट्स रिड्रेसल, द कंप्लेंट फॉरवर्डेड ऑनलाइन टू द एंटिटी कंसर्न फॉर इट्स रिड्रेसल। कंप्लेंट अगर कोई फाइल करता है ऑनलाइन तो
कंप्लेंट फॉरवर्डेड ऑनलाइन टू द एंटिटी विद फॉर द रिड्रेसल। मतलब अगर स्कोर्स को ऐसा लगेगा कि नहीं ये हमारे ओहदे में नहीं है और जिसके भी ओहदे में, अपन वहाँ पे उसको भेजें कंप्लेंट को और फिर वहाँ से सॉल्व करवाएं। ठीक, 8 पॉइंट है और इसके ऊपर स्पेसिफिकली एक शॉर्ट नोट बन सकती है स्कोर्स के ऊपर। ये मतलब जो भी टॉपिक है ना, ये टॉपिक तो उसी का ही है जैसे अपन ने पहले सेबी का पढ़ा था पूरा, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये उसी का पार्ट है, बस इसको थोड़ा सा डिवाइड कर दिया गया है दूसरे कॉलम में या दूसरे पार्ट में। तो ये भी अपन एक बार देख के ख़त्म कर लेते हैं। स्कोर्स एक अलग से शॉर्ट नोट बन सकती है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट है। और बस एक पेज अपन ने लिख दिया कि सबसे पहले तो लिख दिया कि है क्या, क्यों है, किसके लिए है, कैसे अपन जा सकते हैं वहाँ पे, और इसके क्या क्या साइलेंट फीचर्स हैं वो अपन ने 8 स्पेसिफिकली लिख दिए। तो अपना एक अच्छा खासा कवर हो जाएगा पेज, और कंटेंट अपन ने कट शॉर्ट करके लिख दिया अपनी अपनी ओन लैंग्वेज में भी। तो ये एक अच्छा 3-4 मार्क का आंसर बन सकता है और अपन आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, अब आता है डायरेक्ट कंप्लेंट और कुछ प्रोसीजर वगैरह है। अभी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूरे टॉपिक में ना सिर्फ 2 चीज़ें एक इंपॉर्टेंट है जो इसका नाम है स्कोर्स एंड सेबी इनफॉर्मल गाइडेंस स्कीम 2003। स्कोर्स अपन ने पढ़ लिया, अभी कुछ देर में अपन ये पढ़ेंगे कि सेबी इनफॉर्मल गाइडेंस स्कीम क्या कहती है। ठीक है, उसके पहले बीच में कुछ चीज़ें हैं तो एक बार देख के रीड करके ख़त्म करते हैं। रीड वाली चीज़ें ही हैं, आप सुन के रखो और अपना पढ़ के रखो, सिंपल है। ठीक है, डायरेक्ट कंप्लेंट अपन स्टार्ट करें। द कंप्लेंट में यूज स्कोर्स टू सबमिट द कंप्लेंट और ग्रीवियंस डायरेक्टली टू द लिस्टेड कंपनीज intermediaries MIIs for resolution. Such a complaint is called a direct complaint and shall be redressed by the entity within 30 days. ठीक है, without any intervention of SEBI. Failing which the complaint shall be registered on scores. Thereafter SEBI shall take it up with the entity concerned. The investors may contact the Investors Association recognized by SEBI for any assistance in filing complaints on scores. The list of IAs, Investors Association यानी कि एक शॉर्ट में अपन IAs बोलते हैं. The list of IAs are available on SEBI website www.sebi.gov.in. Investors may also seek assistance in filing complaint on scores for SEBI's toll-free helpline number. टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी अपन को दिया हुआ है, कोई ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है पर जनरल नॉलेज के लिए अपन जान सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है 1800-266-7575 1800-266-7575 और एक है 1822-7575। ठीक है, सिंपल है। एक बस जनरल नॉलेज के लिए अपन देख सकते हैं कि डायरेक्ट कंप्लेंट किसको कहते हैं कि द कंप्लेनेंट may use scores to submit the complaint or grievance directly to the listed companies, intermediaries or MIIs. ठीक है, direct complaint shall be redressed by entity within 30 days without the intervention of the SEBI. और उसके बाद अगर ज़रूरत लगेगी तो SEBI उसके अंदर कुछ कर सकती है। अब है प्रोसेस फॉर लॉजिंग ऑनलाइन कंप्लेंट। तो प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले तो अपन को वहाँ पे इन्वेस्टर्स हु विश टू लॉज अ कंप्लेंट ऑन स्कोर्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्फ। सबसे पहले अपन को रजिस्टर करना पड़ेगा वेबसाइट पे जाके, वहाँ पे एक अपन को ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर हियर अंडर द इन्वेस्टर कॉर्नर। अपन ने रजिस्टर कर लिया। दूसरा स्टेप, वाइल फाइलिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिटेल्स लाइक नेम, इन्वेस्टर्स नेम ऑफ द इन्वेस्टर, पैन कार्ड, आधार कार्ड की डिटेल, सेंट्रल KYC, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ID और ये सब अपन देख के अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड स्पीडी रिड्रेसल फॉर द ग्रीवियंस। ठीक है, अपॉन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन अ यूनिक यूजर ID एंड अ password shall be generated and communicated through an acknowledgement email to the complainant. ठीक है, अब अपन को दी हुई है टाइमलाइन फॉर लॉजिंग कंप्लेंट, कितने टाइम के अंदर अपन को कंप्लेंट को फाइल करना पड़ेगा। तो इन ऑर्डर टू इनहेंस ईज, स्पीड and accuracy in the redressal of grievance, the complaint shall be lodged on scores within 1 year from the date of cause of action where the complainant has approached the listed companies or registered intermediaries MIIs as the case may be for redressal of the complaint. ठीक है, the concerned listed company or registered intermediaries MIIs has rejected the complaint or the complaint has not received any communication from the concerned listed company और द रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज। एक बार वापस देखते हैं क्या बोला कि किसी भी ऑर्डर में आपको इन्हेंस करना है, ईज चाहिए। इन ऑर्डर टू इन्हेंस
ईज, स्पीड एंड एक्यूरेसी इन द रिड्रेसल ऑफ द ग्रीवियंस, यानी कि कंप्लेंट में अपन को स्पीड चाहिए, ईजी होना चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, तो अपन स्कोर्स के पास जा सकते हैं। पर कितने टाइम के अंदर जाना पड़ेगा? 1 साल के अंदर जाना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन वेयर द कंप्लेनेंट हैज अप्रोच द लिस्टेड कंपनी और रजिस्टर इंटरमीडियरीज MIIs एज द केस में बी फॉर रिड्रेसल ऑफ द कंप्लेंट। अगर वो लिस्टेड कंपनी के पास जा चुकी है, द कंप्लेंट हैज अप्रोच्ड द लिस्टेड कंपनी, तो वो 1 साल के अंदर फिर वहाँ पे जा सकती है। कहाँ पे? स्कोर्स पे। द कंसर्न लिस्टेड कंपनी और द रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज रिजेक्टेड द कंप्लेंट, अगर उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया तो भी आप स्कोर्स के पास जा सकते हो। द कंप्लेनेंट हैज नॉट रिसीव्ड एनी कम्युनिकेशन फ्रॉम द कंसर्न लिस्टेड कंपनीज और MIIs, उन लोगों ने कुछ जवाब ही नहीं दिया तो भी आप स्कोर्स के पास जा सकते हो। द कंप्लेनेंट इज नॉट सेटिस्फाइड विद द रिप्लाई रिसीव्ड, अपन को उन्होंने जवाब तो दिया पर उनसे अपन सहमत नहीं है, ठीक है, तो भी अपन जा सकते हैं। कहाँ पे? स्कोर्स में। SEBI reserves its right to reject a complaint lodged on scores if the date of cause of action is more than 1 year and or the complainant has not taken up the complaint with the concerned entity prior to the said date। जब अपन को बोला तो अपन ने फाइल नहीं किया, तो SEBI के पास पूरा अधिकार है कि वो अपन को बोले कि ठीक है भैया तुम जाओ और अपन तुम्हारी कंप्लेंट नहीं लेंगे, ठीक। अभी आता है वन टाइम रिव्यू ऑप्शन। अपने पास एक वन टाइम रिव्यू ऑप्शन भी है, ठीक है। एक मान लो कि अपन ने कंप्लेंट करी, अपन को उन्होंने जवाब भी दे दिया, पर उसके बाद भी अपन उन लोगों को कह सकते हैं कि एक बार बस मेरे कहने पे रिव्यू कर लो, ठीक है, कि आपने जो जवाब दिया है मेरे को उसमें थोड़ी सी लग रहा है कि और भी कुछ इसमें हो सकता है, तो अपन उन लोगों को बोल सकते हैं। क्या लिखा है? टू इनहेंस इन्वेस्टर्स सेटिस्फैक्शन ऑन कंप्लेंट रिड्रेसल, a one-time review option is also available under scores wherein a complainant, if not satisfied with the extent of redressal of grievance by the concerned listed companies, intermediaries, MIIs, opts for review of the extent of the redressal within 15 days from the date of closure of the complaint on scores. Thereafter, the complaint shall be escalated to the supervising official of the dealing officer of SEBI. 15 दिन के अंदर अंदर आप इन लोगों के पास जाके ऑप्ट कर सकते हो रिव्यू करने के लिए, ठीक है। सिंपल है, रीड ओनली है, जनरल नॉलेज के लिए याद रखो, अपने कोई काम का नहीं है। इतनी बड़ी बुक में से अपन को ये छोटे छोटे आंसर्स नहीं पूछने वाले, और अगर पूछते भी हैं तो अपन को एक ध्यान तो है, वो अपन लिख सकते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्लेंट्स शेल नॉट बी डेल्ट थ्रू स्कोर्स, मतलब स्कोर्स के पास आप कौन सी कंप्लेंट लेके नहीं जा सकते। The following types of complaints shall not be dealt with through scores. The complaints against company which are unlisted or delisted and companies on dissemination board of stock exchange except complaints on valuation of securities, ठीक है। अगर कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में या सेबी के अंडर में रजिस्टर ही नहीं है, लिस्टेड ही नहीं है, तो उसको आप लेके उसकी कंप्लेंट को लेके स्कोर्स के पास नहीं जा सकते। दूसरा, कंप्लेंट रिलेटिंग टू केसेस पेंडिंग इन कोर्ट और सब्जेक्ट मैटर ऑफ क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, ठीक है। कोई अगर कोर्ट में केस चल रहा है तो उसका भी आप लेके स्कोर्स के पास नहीं जा सकते। कंप्लेंट फॉलिंग अंडर द परव्यू ऑफ अदर रेगुलेटरी बॉडीज सच एज RBI, IRDA, PFRDI, CCI और कंप्लेंट्स फॉलिंग अंडर द परव्यू ऑफ अदर मिनिस्ट्री, ठीक है। Complaint against a company under resolution under the relevant provision of the IBC 2016 Insolvency and Bankruptcy Code, इनके अंदर आता है, तो फिर आप वहाँ नहीं जा सकते, स्कोर्स में नहीं जा सकते। Complaints against the companies where the name of the company is struck off from register of company ROC, register of company or a vanishing company as published by MCA, यानी कि आपकी जो कंपनी है ना वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, अपन ने बंद ही करनी है वो कंपनी, या वैनिश होने वाली है वो कंपनी, तो अपन वहाँ नहीं जा सकते, स्कोर उसकी कंप्लेंट लेके स्कोर्स में नहीं जा सकते। और ये तो MCA ने और फ्रॉम RCA ROC अपन को बताया ही गया है ना, तो सामने से ही अपन को इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों ने बताया है कि भैया ये कंपनी तो उठने वाली है। अब उसके बाद भी तुम उससे कुछ डील करते हो, उसके खिलाफ फिर कंप्लेंट करोगे अगर कुछ वो गलत करता है, तो उन लोगों ने तो पहले ही बता रखा था ना कि भैया ये कंपनी उठने वाली है, अब तुम अपने हिसाब से देख लेना। तो खैर इसका कुछ ना कुछ उपाय तो होगा ही, अगर अपन के साथ गलत हुआ है तो अपन जा ही सकते हैं, पर स्कोर्स के पास आप लेके नहीं जा सकते, ठीक। लिक्विडेटेड कंपनीज और कंपनीज अंडर लिक्विडेशन, कोई भी कंपनी जो लिक्विडेट हो चुकी है या फिर लिक्विडेट होने वाली है तो उसको भी आप लेके स्कोर्स में नहीं जा सकते।
एक पॉइंट और है स्कोर्स ऑथेंटिकेशन फॉर इंटरमीडियरीज एंड MIIs। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, काट के रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर है स्कोर्स ऑथेंटिकेशन फॉर कंपनीज इंटेंडिंग टू लिस्ट देयर सिक्योरिटीज इन सेबी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, रीड ओनली है, पर फिर भी एक बार अपन पढ़ लेते हैं कि एन ऑनलाइन mechanism फॉर ऑब्टेनिंग स्कोर्स क्रेडेंशियल्स for all companies intending to list their securities on SEBI recognized stock exchange was introduced on 14th October 2021. The online form can be accessed on the Scores website www.scores.gov.in. This has been done as a part of SEBI's Green Initiative and to streamline the redressal of investors' grievance against companies before listing. ग्रीन इनिशिएटिव इसको क्यों बोला? क्योंकि अपन सारी चीज़ें ना ऑनलाइन कर रहे हैं, तो पेपर वाली चीज़ें ख़त्म हो गई पहले, क्योंकि जो फिजिकल होता था तो अपन को सारा कुछ पेपर में राइटिंग में करना पड़ता था। तो अपने आप पेपर कम कटेंगे तो पेड़ कम कटेंगे, पेपर कम खर्च होंगे तो फिर पेड़ कम कटेंगे तो वो आ गई ग्रीन इनिशिएटिव में। तो इसीलिए लोगों ने ग्रीन इनिशिएटिव का नाम दे दिया। हालांकि ऑनलाइन भी जो रेडिएशन वगैरह वाली बात होती है तो इन्वायरमेंट को तो हार्म करता ही है, पर ठीक है, लिखा है तो पढ़ लिया। The Scores credentials shall be sent to the email ID of the compliance dealing officer as provided in the online form. Complaints against listed company can be processed by the company's in-house or through its registrar to issue and share transfer agent. क्या बोलते हैं इसको? RTI STA. Complaints against listed companies can be processed by the company's in-house or through its RTI STA. In case of the complaints are processed by the RTI STA on behalf of the listed company, any failure on the part of the RTI STA to redress the complaints or failure to update action taken reports in Scores will be treated as a failure of listed company. क्योंकि at the end of the day आप listed company हो और अपन को जवाब तो listed company से चाहिए। अब तुम किसी को भी हायर करो, हम तो तुमसे ही मांगेंगे ना कि हाँ भैया कहाँ पहुँची तुम्हारी चीज़। To furnish information to SEBI and non-redressal of investors complaint by the listed company. मतलब वही है कि listed company के पास से अपन जवाब मांगेंगे और उन लोगों को अपन को जवाब देना पड़ेगा। Handling of complaints by stock exchange against certain listed company. हाँ, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं कि अपन कब handling of complaints by stock exchange against certain listed companies. सिंपल है, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक बार देख के रख लो कि हैंडलिंग ऑफ कंप्लेंट्स बाय स्टॉक एक्सचेंज अगेंस्ट सर्टेन लिस्टेड कंपनी फ्रॉम September 1, 2020 ऑनवर्ड स्टॉक एक्सचेंज आर द फर्स्ट रिकोर्स फॉर सर्टेन कैटेगरी ऑफ कंप्लेंट्स अगेंस्ट लिस्टेड कंपनी। तो कब आप कंप्लेंट कर सकते हो और कैसे कर सकते हो, किस कारणों से कर सकते हो? तो ये बोला हुआ है कि नॉन अपडेशन ऑफ एड्रेस, नॉन रिसिप्ट ऑफ बोनस, नॉन रिसिप्ट ऑफ डिविडेंड, डुप्लीकेट डेट सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, नॉन रिसिप्ट ऑफ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, नॉन रिसिप्ट ऑफ फ्रिक्शनल एंटाइटलमेंट, इंटरेस्ट फॉर डिले इन डिविडेंड, डिले इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट सिक्योरिटी, डिले इन रिडेम्पशन प्रोसीड्स ऑफ डेट सिक्योरिटी, डिले इन रिफंड्स। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, अपन को बस एक जनरल नॉलेज के तौर पे जानना पड़ता है, वो अपन ने जान लिया, ठीक है। फिर दी हुई है टाइमलाइन फॉर हैंडलिंग ऑफ कंप्लेंट्स एंड एक्शन इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंसेस। रीड ओनली आंसर है, नहीं पढ़ेंगे चलेगा। फिर आगे अपनी सेबी की मोबाइल एप्लीकेशन, इसको रिसेंट डेवलपमेंट में इन लोगों ने कहा कि हाँ ठीक है अपन वेबसाइट से डेवलपमेंट पे पहुंच गए, तो अपन ने ये डेवलपमेंट करी, ठीक है। स्कोर्स इज अ प्लेटफॉर्म डिजाइन टू हेल्प इन्वेस्टर्स टू लॉन्च देयर कंप्लेंट्स ऑनलाइन with SEBI pertaining to securities market against listed companies, SEBI registered intermediaries and SEBI recognized market infrastructure institution. In its effort, मैं ये पढ़ता जा रहा हूँ, आप सुनते जाओ, बाकी धीरे धीरे अपने आप ही अपन को समझ में आ जाएगा और ये अपन ऑन लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ठीक है। कि Scores is a platform designed to help investors to lodge their complaint online with SEBI pertaining to securities market against listed companies, SEBI registered intermediaries and SEBI recognized MIIs. In its efforts to improve the ease of doing business, SEBI dated March 5, 2020 launched a mobile application for the convenience of the investors to lodge their grievance in SEBI compliance redress system. Scores mobile app will make it easier for investors to lodge their grievance with SEBI as they can now
access scores at their convenience of a smartphone. The mobile app will encourage investors to lodge their complaint on scores rather than sending letter to SEBI in physical mode. This is another effort of the SEBI in improving digitalization in securities market. The app has all the features of scores which is presently available electronically, where investors have to lodge their complaints by using internet medium. ठीक है, सिंपल चीज़ें हैं, मैं पढ़ता जा रहा हूँ, आप भी पढ़ते जाओ, सुनते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है. आफ्टर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑन द ऐप फॉर ईच ग्रीवियंस लॉन्च्ड, investors will get an acknowledgement via SMS and email on their registered mobile number and email ID respectively. Investors can not only file their grievance but also track the status of their complaint redressal. जो अपन ने देखा था कि अपन कंप्लेंट को ट्रैक कर सकते हैं, कौन सा अपन करंट स्टेटस जान सकते हैं. Investors can also key in reminders for their pending grievance. Tools like FAQs on scores for better understanding of the complaint handling process can also be assessed. Connectivity to the SEBI toll-free helpline number has been provided from the app for any clarification help that investors may require. The mobile app SEBI Scores is available on both iOS and Android platform. Mobile app का नाम है SEBI Scores. ठीक है जी, सिंपल है, कोई टेंशन नहीं. थोड़ा सा और बचा है, 3 पेज और बचे होंगे, 3 पेज और बचे, अपन का आराम से ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी. बहुत आसान है यार, अपन आधे घंटे के अंदर ये चैप्टर ख़त्म कर सकते हैं. ठीक है, अपने आप पढ़ोगे तो सिर्फ 2 ही आंसर मेन पढ़ने हैं, 25 मिनट में 20 मिनट में अपना ख़त्म हो गया. ठीक है, एक अभी ना इसमें केस लॉ दिया हुआ है, 11 फरवरी 2021 का केस है, समन मोटर्स लिमिटेड वर्सेस सेबी. एजुकेटिंग ऑफिसर ने, मतलब मेन जो था सेबी के बिहाफ पे एजुकेटिंग ऑफिसर ने इस केस को देखा गया था. अब इस केस के फैक्ट क्या हैं वो एक बार फटाफट से देख लेते हैं. कि सेबी वाइड सर्कुलर डायरेक्टेड ऑल लिस्टेड कंपनीज टू स्कोर्स ऑथेंटिकेशंस एंड ऑल्सो रिड्रेस एनी पेंडिंग investors grievance in that platform only. Subsequently, SEBI also wide circular inter alia directed all companies whose securities were listed on stock exchange to obtain scores authentication within a period of 30 days from the date of the issue of these circular, and also to redress the pending investors grievance within the stipulated time period. क्या बोला इसके अंदर कि एक कंपनी को स्कोर, अपन ने देखा कि स्कोर्स के साथ हर कंपनी को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, ऑथेंटिफाई करवाना पड़ेगा अपने आप को विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ दिस सर्कुलर. जब से ये सर्कुलर पास हुआ उसके 30 दिन के अंदर अंदर अपन को स्कोर्स के अंदर रजिस्टर करवाना पड़ेगा, अपने आप को ऑथेंटिफाइड करवाना पड़ेगा. पेंडिंग इन्वेस्टर्स ग्रीवेंस विद द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड. ठीक है, फिर इट वॉज अलेज्ड दैट सुमन मोटर्स लिमिटेड हियर एंड आफ्टर रेफर्ड टू एज नोटिसी हैड, ठीक है, अब इसको अपन नोटिसी के तौर पे कहेंगे कि हैड फेल्ड टू ऑब्टेन द स्कोर्स ऑथेंटिफिकेशन एंड टू रिड्रेस इन्वेस्टर्स ग्रीवेंस पेंडिंग देयरइन within the timeline stipulated by SEBI, thereafter not complying with the aforesaid SEBI circular. उसने इस चीज़ को फॉलो नहीं किया या रह गया होगा बाई चांस, thereafter not complying with the aforesaid SEBI circular. फिर अब SEBI का क्या आंसर आया, SEBI का क्या ऑर्डर आया. ठीक है, आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑल द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर इम्पोज अ पेनल्टी ऑफ ₹1 लाख ऑन द नोटिसी विया, मतलब जो क्या है अपनी सुमन मोटर लिमिटेड in terms of the provisions of section 15HB of the SEBI Act 1992, which will be commensurate with its non-compliances. कुछ नहीं है, 30 दिन के अंदर अपन को करना था, अपन ने नहीं किया, सेबी ने अपन को पेनल्टी दी, अपन ने पेनल्टी भर दी, केस खत्म. क्रक्स ऑफ द केस क्या है कि फेलियर टू ऑब्टेन स्कोर्स ऑथेंटिकेशन एंड टू रिड्रेस इन्वेस्टर्स ग्रीवियंस. ठीक है, अब आ जाता है एक अपना इम्पॉर्टेंट पार्ट चैप्टर का. बहुत सिंपल है, एक मैं पढ़ता जाऊंगा, आप सुनते जाना. और सेबी इनफॉर्मल गाइडेंस स्कीम 2003, सिंपली मतलब इसमें कुछ इतना खास नहीं है, कुछ कुछ हेडिंग्स है. द फॉलोइंग पर्सन्स मे मेक अ रिक्वेस्ट फॉर इनफॉर्मल गाइडेंस अंडर दी स्कीम, यानी कि कौन कौन सेबी की इनफॉर्मल गाइडेंस में अपनी रिक्वेस्ट करवा सकता है. ठीक है, रिक्वेस्ट कर सकता है. द इनफॉर्मल गाइडेंस में बी सॉट फॉर एंड गिवन इन 2 फॉर्म्स. अपन को 2 तरीके से वो लोग जवाब दे सकते हैं, वो अपन देखेंगे. सेबी में नॉट रिस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट, मतलब आपने कुछ पूछा पर सेबी इसके ऊपर जवाब नहीं देगा, वो कौन सी हैं वो भी अपन देखेंगे. ठीक
ठीक है, तो बेहतर है वो अपन करवाए ही नहीं। फिर एक टॉपिक रह जाएगा बस अपन का, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ रिक्वेस्ट। ये भी एक इंपॉर्टेंट आंसर, इंपॉर्टेंट नहीं है पर ठीक है, एक टॉपिक के बेस पे अपन ने इसको भी एक अच्छी प्रायोरिटी पे रखा है इस पूरे चैप्टर में से। ठीक है, बस करते हैं स्टार्ट ये वाला। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सेबी इनफॉर्मल गाइडेंस स्कीम 2003। तो सबसे पहले सेबी हैज इशूड सेबी इनफॉर्मल गाइडेंस स्कीम 2003 टू हेल्प दीज एंटिटीज और पर्सन्स इन इनफॉर्मल वे। ये अपन ध्यान रखेंगे, स्कीम का नाम ही यही है कि इनफॉर्मल गाइडेंस, यानी कि ये फॉर्मल नहीं रहेगी बिल्कुल भी। थ्रू दिस स्कीम एनी इंटरमीडियरीज और अदर कंसर्न्स मे गेट देयर कंसेप्ट क्लियर फ्रॉम सेबी। मतलब अपन को कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ के रिलेटेड, सिक्योरिटी मार्केट के रिलेटेड, तो अपन सेबी की इनफॉर्मल गाइडेंस स्कीम के तहत अपन पूछ सकते हैं उनको कि देखो इसमें मेरे को डाउट है और आप मेरे को इसमें क्लैरिफिकेशन दो। ठीक है, कौन कौन अब इसके लिए अपन को मतलब कौन कौन रिक्वेस्ट कर सकता है, तो ये बोला कि द फॉलोइंग पर्सन मे मेक अ रिक्वेस्ट फॉर इनफॉर्मल गाइडेंस अंडर दी स्कीम। एनी इंटरमीडियरी रजिस्टर्ड विद द सेबी। ठीक है, कोई भी इंटरमीडियरी जो सेबी से रजिस्टर्ड है वो गाइडेंस ले सकता है। दूसरा, कोई भी लिस्टेड कंपनी, एनी कंपनी विच इंटेंड्स टू गेट एनी ऑफ इट सिक्योरिटी लिस्टेड एंड विच हैज फिल्ड ईदर अ लिस्टेड एप्लीकेशन विद द स्टॉक एक्सचेंज और अ ड्राफ्ट ऑफर document with the SEBI or the central listed company authority, any mutual fund trustee company or asset management company, any acquirer or prospective acquirer under the SEBI regulations 2011। कौन कौन कर सकता है? इंटरमीडियरी कर सकता है, लिस्टेड कंपनी कर सकती है, जो लिस्टेड होने वाली है वो कर सकती है, म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी कर सकती है, असेट मैनेजमेंट कंपनी कर सकती है, और अक्वायरर, एनी अक्वायरर और प्रोस्पेक्टिव अक्वायरर कर सकता है। ठीक है, आगे द इनफॉर्मल गाइडेंस मे बी सॉट फॉर एंड गिवन टू फॉर्म। अपन को वो अपन ने रिक्वेस्ट करी, वो अपन को जवाब देंगे। अब वो जवाब किन तरीकों से हो सकता है, तो वो तरीके हैं दो तरीके। कौन से? नो एक्शन लेटर्स और इंटरप्रेटिव लेटर। नो एक्शन लेटर में क्या होता है वो देखते हैं अभी पहले कि नो एक्शन लेटर, in these letters the department of SEBI indicates that the department would or would not recommend any action under any act, rules, regulations, guidance, circular or other legal provisions administered by SEBI। यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ सेबी इंडिकेट्स दैट द डिपार्टमेंट वुड और वुड नॉट रिकमेंड एनी एक्शन, कोई भी एक्शन वो नहीं ले सकते, चलेगा। नो एक्शन लेटर, इन दिस लेटर द डिपार्टमेंट ऑफ सेबी इंडिकेट्स दैट द डिपार्टमेंट वुड और वुड नॉट रिकमेंड एनी एक्शन। मतलब नो एक्शन लेटर यानी कि वो अपन को बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं, इस पे आपको कोई काम नहीं करना, या ऐसे ही है इसका मतलब कि नो एक्शन लेटर। इन दिस letters the department of SEBI indicates that the department would or would not recommend any action under any act, rules, regulations, guidelines, circular or other legal provisions are administered by SEBI। दूसरा लेटर है इंटरप्रेटिव लेटर। थ्रू इंटरप्रेटिव लेटर SEBI provides an interpretation of a specific provision of any act, rules, regulations, guidelines, circular or other legal provisions being administered by SEBI in the context of a purposed transaction in securities or a specific factual situation। अपन ने इंटरप्रिटेशन मांगी थी, उन लोगों ने अपन को इंटरप्रिटेशन दे दी। SEBI provides an interpretation of a specific provision of any act, rules, regulation, guideline, किसी भी उसमें अपन को चाहिए अगर इंटरप्रिटेशन तो वो लोग दे सकते हैं। being administered by SEBI in the context of the purposed transaction। The request seeking informal guidance should state that it is being made under the scheme and also state whether it is request for a no action letter or an interpretive letter। अपन को सामने से बताना पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए। ठीक है, दो तरीकों में से अपन को कौन सा चाहिए, नो एक्शन लेटर चाहिए या इंटरप्रेटिव। अपन को अगर डिटेल में चाहिए तो अपन इंटरप्रेटिव मांगेंगे, और अपन को सिर्फ जानना है कि ये चीज़ अपन को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए तो अपन नो एक्शन लेटर मांगेंगे, नो एक्शन लेटर मांगेंगे। ठीक है, एंड शुड बी accompanied with prescribed fees एंड एड्रेस्ड टू द कंसर्न डिपार्टमेंट ऑफ सेबी। अपन को फीस तो देनी ही है, ये भी बताना है कि अपन को किस डिपार्टमेंट से ये जवाब चाहिए। ठीक है, इट शुड ऑल्सो डिस्क्राइब द रिक्वेस्ट, डिस्क्लोज एंड एनालाइज ऑल मटेरियल फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस इन्वॉल्व्ड एंड मेंशन ऑल एप्लीकेबल लीगल प्रोविजंस। It should also describe the request,
disclose and analyze all material facts and circumstances involved and mention all applicable legal provisions. The SEBI may dispose of the request as early as possible and in case not later than 60 days after the receipt of the request. जल्द से जल्द करने की कोशिश तो करेगी, वो रिक्वेस्ट का समाधान निकालने की कोशिश जल्द से जल्द ही करेगी, पर ज़्यादा में ज़्यादा 60 दिन के अंदर अंदर तो अपन को करना ही पड़ेगा. The department may give a hearing or conduct an interview if it feels necessary to do so. The requester shall be entitled only to reply. The internal records or review of the SEBI shall be confidential. लास्ट के 2 पॉइंट में ये वाला नॉट लेसर देन 60 डेज क्या था कि द सेबी मे डिस्पोज ऑफ द रिक्वेस्ट, अपन ने ये चीज़ देखी जल्द से जल्द और ज़्यादा में ज़्यादा वो 60 दिन के अंदर अपन को देनी ही पड़ेगी उसको. द डिपार्टमेंट मे गिव अ हियरिंग और कंडक्ट एन इंटरव्यू, अगर उनको करना चाहा वो तो एक 1-on-1 इंटरव्यू भी ले सकता है कि क्या आपको करवाना था या क्या जानना था. वो फिर एक केस के बेस पे डिपेंड करता है और उस मुद्दे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना इंपॉर्टेंट है. अगर कोई ऐसा केस है कि जो पहली बार आया और वो पूरे फील्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है तो अपन उसको 1-on-1 इंटरव्यू के फॉर्म में और हियरिंग के फॉर्म में भी कर सकते हैं. द रिक्वेस्टर शैल बी एंटाइटल्ड ओनली टू रिप्लाई. द इंटरनल रिकॉर्ड्स और व्यू ऑफ द सेबी शैल बी कॉन्फिडेंशियल. ठीक है, अगर रिक्वेस्टर चाहे तो वो कह भी सकता है कि मेरे को ये चीज़ बाकियों को नहीं बतानी कि मैं ये पूछ रहा हूँ. क्या होता है ना, कई बार जैसे आपने कुछ पूछा तो अपन की जो कॉम्पिटिटिव कंपनी रहेगी वो अपन के सवाल से कुछ ना कुछ अनुमान लगा सकती है. उन लोगों को तो पता ही रहेगा कि यार क्यों पूछ रहा है. ठीक है, तो उसके लिए अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि भैया ये आप ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल रखना. कॉन्फिडेंशियल वो लोग कुछ टाइम के लिए रखते हैं, बाद में तो उन लोगों को बताना ही पड़ता है कि हाँ हमने ये चीज़ का समाधान निकाला. ठीक है. सेबी में नॉट रिस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट. कौन सी रिक्वेस्ट पे सेबी कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी और अपन कुछ बोल भी नहीं सकते. तो पहली है कि दोज विच आर जनरल एंड दोज विच डू नॉट कम्प्लीटली एंड सफिशिएंटली डिस्क्राइब द फैक्चुअल सिचुएशन. कोई भी चीज़ जो जनरल है या कोई भी चीज़ जो जिसके लिए अपन को सफिशिएंटली फैक्ट नहीं बताए, अपन ने सफिशिएंटली फैक्ट नहीं बताया या फैक्चुअल सिचुएशन ही नहीं है, तो वहाँ पे भी अपन कोई सेबी मतलब कोई जवाब नहीं देगी. दोज विच इन्वॉल्व्स हाइपोथेटिकल सिचुएशन, यानी कि आप कुछ मनगढ़ंत सिचुएशन बना के उन लोगों को कुछ सिचुएशन दे रहे हो कि भैया अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, तो उसका भी कोई सेबी जवाब नहीं देगी. दोज रिक्वेस्ट इन विच द रिक्वेस्टर हैज़ नॉट डायरेक्ट और प्रॉक्सिमेट इंटरेस्ट. दोज रिक्वेस्ट इन विच द रिक्वेस्टर हैज़ नो डायरेक्ट और प्रॉक्सिमेट, मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, मेरा कोई दिलचस्पी नहीं है मेरी उसमें. दोज रिक्वेस्ट इन विच द रिक्वेस्टर हैज़ नो डायरेक्ट और इन प्रॉक्सिमेट इंटरेस्ट, तो भी कोई जवाब वो नहीं देगी कि यार तू पूछ क्यों रहा है, तेरा क्या मतलब है. वेयर द एप्लीकेबल लीगल, अपन को मतलब बताना पड़ेगा कि मेरे को ये चीज़ क्यों जाननी है और मेरे इस जानने से मेरा क्या होगा. ठीक है, अपन को डिटेल सारी प्रोवाइड करनी पड़ेगी. वेयर द एप्लीकेबल लीगल प्रोविजंस आर नॉट साइटेड, एप्लीकेबल लीगल प्रोविजंस का अपन पालन नहीं कर रहे हैं या उसके खिलाफ जाएगी वो चीज़, तो भी वो लोग नहीं बताएंगे. वेयर अ नो एक्शन और इंटरप्रेटिव लेटर हैज़ ऑलरेडी बीन इशूड बाय दैट or any other department on a substantially similar question involving substantially similar facts as that to which the request relates. यानी कि कोई ऑलरेडी उस सवाल या आपके सवाल से मिलता जुलता सवाल पूछ बैठा है या फिर वो पूछ चुका है और सेबी उसका जवाब दे चुकी है, तो भी सेबी उसका जवाब नहीं देगी. वापस से क्यों नहीं देगी ना, आप वहीं जाके देख लो कि मैंने इसका ऑलरेडी दे चुके हैं जवाब और अब आप क्या बोलते हैं वहाँ से जाके देख लो. फिर those cases in which investigations, inquiry or other enforcement action has already been initiated, या मतलब ऐसी कोई चीज़ जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है या होने वाली है या कुछ उसका जवाब मिलने वाला है, तो भी सेबी जवाब नहीं देगी. Those cases where connected issues are pending before any tribunal or court, कोई केस कोर्ट में चल रहा है या फिर उसका जवाब आना बाकी है या पेंडिंग है, वही बात हो गई, तो भी वहाँ पे अपन का कोई जवाब नहीं देगी सेबी. ठीक है. Those cases where policy concerns requires that the department does not respond. Those cases where policy concerns requires that the department does not respond. अगर कोई डिपार्टमेंट चाहता है कि इसका अपन जवाब ना दें तो भी नहीं दे सकते वो लोग, तो फिर सेबी जवाब नहीं देगी.
डिपार्टमेंट इज नॉट, कोई भी पॉलिसी मेकर्स है, हाँ यहाँ पे पॉलिसी कंसर्न्स की बात करी गई है। जैसे कोई पॉलिसी मेकर होता है, उन लोगों ने कोई पॉलिसी बनाई कि कुछ कोई भी XYZ पॉलिसी उन लोगों ने बनाई और उन लोगों ने उसी के रिलेटेड कोई सवाल पूछ लिया और पॉलिसी मेकर्स ये नहीं चाहते हैं अभी कि ये चीज़ उन लोगों को ऐसे पता चले या इसका जवाब ये हो, तो इस वजह से अगर पॉलिसी मेकर्स चाहते हैं और वो जेन्युइन है तो फिर सेबी सहमत रहेगी उन लोगों से और वो जवाब नहीं देगी। फिर वेर रिक्वेस्ट इज रिजेक्ट, वो फिर केस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो क्वेश्चन है वो क्या है, सिचुएशन क्या चल रही है, और वो सब के बेस पे अपन डिसाइड करेगी सेबी कि अपन को जवाब देना है या नहीं देना है। वेर रिक्वेस्ट इज रिजेक्टेड फॉर नॉन कंप्लायंसेस, द फी इफ एनी पेड बाय द रिक्वेस्टर शैल बी रिफंडेड टू हिम after deducting there from a sum of 5,000 rupees towards processing charge। अपन से वो लोग तगड़ी अमाउंट मांगेंगे और अगर कोई भी कारणवश आपकी कंप्लेन रिजेक्ट हो जाती है तो वो लोग 5,000 रुपये काट लेंगे उसमें से, यानी कि आपका रिजेक्ट भी हो जाती है तो 5,000 रुपये तो लगना ही है, आपको जवाब मिले चाहे नहीं मिले आपका 5,000 रुपये तो जाएगा ही। However, SEBI is not be under any obligation to respond to a request for guidance made under the scheme and shall not be liable to disclose the reason for declining to reply the request। SEBI मतलब कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि इसके ऊपर अपन को जवाब देना ही या नहीं देना है, SEBI की चॉइस है कि उसको जवाब देना है या नहीं देना है, अपन उसमें कुछ बोल नहीं सकते। एक लास्ट आखिरी आंसर, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ रिक्वेस्ट, ठीक है सिंपल है, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ रिक्वेस्ट एक बार पढ़ लेते हैं फटाफट कि क्या बोला गया है इसमें। एनी पर्सन सबमिटिंग अ लेटर और राइटिंग कम्युनिकेशन रिटर्न कम्युनिकेशन अंडर द स्कीम मे रिक्वेस्ट दैट इट रिसीव्ड कॉन्फिडेंशियल ट्रीटमेंट फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड of time not exceeding 90 days from the date of the department's response। मैंने जो बात कही थी ना कॉन्फिडेंशियल रखनी पड़ेगी पर आपको कुछ टाइम के बाद आपको वो सेबी को बतानी ही पड़ेगी, तो वो टाइम है नॉट एक्सीडिंग 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द डिपार्टमेंट्स रिस्पॉन्स, यानी कि आप 90 दिन तक उस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो और 90 दिन के बाद अपन को डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। द रिक्वेस्ट शेल इंक्लूड अ स्टेटमेंट ऑफ द बेसिस ऑफ द कॉन्फिडेंशियल ट्रीटमेंट, अपन को पहले ही रिक्वेस्ट के साथ बताना पड़ेगा कि मेरे को ये चीज़ कॉन्फिडेंशियल रखनी है या नहीं रखनी है। इफ़ द डिपार्टमेंट डिटरमाइंस टू ग्रांट the request, the letter or written communication will not be available to the public until the expiration of the specified period। If it is appear to the department that the request for confidential treatment should be denied, the requester will be so advised and such a person may withdraw the letter or written communication within 30 days of receipt of the advice, in which case the fees, if any paid by him, would be refunded to him। यानी कि आपने कुछ कॉन्फिडेंशियल बोला और सेबी ने ये बोल दिया कि हम ये चीज़ को कॉन्फिडेंशियल नहीं रखेंगे, तो आपको 30 दिन का समय दिया जाएगा कि अपनी रिक्वेस्ट को कैंसिल कर दो या फिर विड्रॉ कर लो। तो अपन विड्रॉ कर लेंगे अगर अपन को लगेगा तो, ठीक है। फीस अपन को देनी पड़ेगी और बाकी रिफंड हो जाएगी, जैसे अपन ने देखा 5,000 तो कट नहीं है, बाकी रिफंड हो जाएगी। इन केस अ रिक्वेस्ट हैज़ बीन विड्रॉन, no response will be given and the letter or written communication will remain with the SEBI but will not be made available to the public। In case of request has been withdrawn, no response will be given and the letter or written communication will remain with the SEBI but will not be made available to the public। ये पॉइंट समझना एक बार कि इन केस अ रिक्वेस्ट हैज़ बीन विड्रॉन, आपने ना रिक्वेस्ट को विड्रॉ कर लिया, no response will be given and the letter or written communication will remain with the SEBI but will not be made available to the public। अब जब तक कोई और उस सवाल को नहीं पूछता ना, वो सवाल सेबी के पास ही रहेगा। no response will be given and the letter or written communication will remain with the SEBI। वो लोग उसका कोई जवाब ही नहीं देंगे अगर आपने उसको विड्रॉ कर लिया है तो। if the letter or written communication is not withdrawn, it shall be available to the public together with any written staff response। अगर आप विड्रॉ नहीं करते हो तो अपन तो यही मानेंगे कि ना कि हाँ इस बंदे को जवाब चाहिए, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कॉन्फिडेंशियल रखें या नहीं रखें, तो वो लोग जवाब दे देंगे और पब्लिक को अवेलेबल कर देंगे।
अब अपन के पास 30 दिन थे, तो अपन को अगर हटाना था तो कर देते अपन ही। अब एक यहाँ पे ये वाला आंसर तो खत्म हुआ। अभी एक ना एक और इसमें पॉइंट है, वो इसी के साथ मर्ज किया हुआ है, एक बार वो भी फटाफट देख लेते हैं कि अ नो एक्शन लेटर और एन इंटरप्रेटिव लेटर इशूड बाय अ डिपार्टमेंट constitutes the view of the department but will not be binding on the SEBI. Through the SEBI may generally act in accordance with such a letter. क्या बोला इसके अंदर कि अगर आप कंपनी मतलब आपका डिपार्टमेंट, सेबी का कोई डिपार्टमेंट कोई भी अपन को रिक्वेस्ट का आंसर देता है और उस आंसर के बेस पे अपन कुछ करते हैं, तो सेबी उसको कह सकता है कि ये हमारे डिपार्टमेंट का व्यू था और हम इससे सहमत नहीं हैं। ठीक है, एक बार वापस से इसकी लाइन पढ़ते हैं, फिर एक बार वापस से समझते हैं एग्जाम्पल से कि नो एक्शन लेटर और इंटरप्रेटिव लेटर इशूड बाय अ डिपार्टमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स द व्यू ऑफ द डिपार्टमेंट बट विल नॉट बी बाइंडिंग ऑन सेबी। सेबी के ऊपर कोई भी बाइंडिंग नहीं है ये कि सेबी को वो चीज़ माननी ही पड़ेगी। अगर डिपार्टमेंट ने कोई जवाब दिया है ना, तो वो डिपार्टमेंट का व्यू है, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। मतलब सेबी नहीं मानेगी कि मेरा डिपार्टमेंट ने बोला ठीक है पर मैं नहीं मानता इस चीज़ को। अब ये तुम्हारा डिपार्टमेंट है तो मानना तो पड़ेगा ना, पर नहीं, सेबी नहीं मानेगा। चलो कोई बात नहीं। थ्रू द सेबी मे जनरली एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच अ लेटर। मतलब सेबी एक बार देखेगा तो सही कि हाँ यार डिपार्टमेंट ने क्या बोला, किसके आधार पे बोला। ठीक है, और एक अपन को भी वो पास करेगा लेटर। ठीक है, द लेटर इशूड बाय द डिपार्टमेंट अंडर दिस स्कीम शुड नॉट बी कंस्ट्रक्टेड एज अ कंक्लूसिव डिसीजन और determination of any question of law or fact by SEBI. The letter issued by a department under the scheme should not be constructed as a conclusive decision, यानी कि उसी को फाइनल डिसीजन नहीं माना जाएगा जब तक सेबी उसके लिए कुछ बोल नहीं देती। और डिटरमिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट बाय सेबी। सेबी shall not be liable for any loss or damage that the requester or any other person may suffer on account of the request not being replied or being belatedly replied, or the SEBI taking a different view from that taken in a letter already issued under the scheme. SEBI shall not be liable for any loss or damage that the requester or any other persons may suffer on account of the request not being replied or being belatedly replied on, or the SEBI taking a different view from the taken in a letter already issued this under this scheme. क्या बोला इसके अंदर कि अगर कोई भी गलती होती है, डिपार्टमेंट ने कोई उसका जवाब दिया और उसके आधार पे अपन का कोई नुकसान होता है, तो उसमें सेबी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो अब तुम जानो। ठीक है, पढ़ लिया अपन ने। इसका मेन तो यही चीज़ें थी कि अपन का सबसे पहला इंपॉर्टेंट था एक तो स्कोर्स वाला टॉपिक, एक पन्ना वो पढ़ा अपन ने, वही इंपॉर्टेंट है। एक इसके इस पूरे ब्लॉक में ये चीज़ पूछी जा सकती है कि शॉर्ट नोट ऑन स्कोर्स। ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, ये अपन ने पढ़ लिया। सबसे पहले अपन ने लिखना है कि क्या है, क्यों है, किसके लिए है, क्या कर सकते हैं और कब बना था, और फिर अपन ने लिख दिया कि क्या साइलेंट फीचर्स हैं इसके, तो वो एक अपन ने 8 लिख दिया। तो एक अच्छा खासा अपन का टॉपिक अच्छे खासे पॉइंट्स में अपन का कवर हो जाएगा। ठीक है, तो 3-4 मार्क में अगर शॉर्ट नोट आती है तो फिर अपन को अच्छा खासा लिखा जा सकता है। फिर एक ये पढ़ सकते हैं कि टाइप्स ऑफ कंप्लेंट शैल नॉट बी डील्ड थ्रू स्कोर्स। कौन सी कंप्लेंट्स स्कोर्स के पास नहीं जाएंगी। फिर एक ये वाला है, सेबी इनफॉर्मल गाइडेंस स्कीम 2003 कौन अप्लाई कर सकता है, किस फॉर्म में अपन को वो जवाब दे सकते हैं, किस तरीके से अपन को बताना पड़ेगा, रिक्वेस्ट में अपन को बताना पड़ेगा कि क्या चाहिए अपन को, और सेबी किस किस चीज़ों पे रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। इसका एक सेपरेट आंसर भी बन सकता है, वैसे बनेगा नहीं, और अपन को अगर ये पूछी जाती है तो अपन ने ये चीज़ें कुछ लिखनी है। ठीक है, 1-2 पेज 1.5 पेज में भी अगर अपन लिख देते हैं, मतलब पेज का कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे, पर ठीक है अपन का जो टॉपिक है वो अच्छा खासा अपन इसमें पूरे में पढ़ के लिख सकते हैं। अपनी ओन लैंग्वेज में भी लिखो, थोड़े कुछ टेक्निकल शब्द यूज़ कर दो तो सामने वाले को भी पढ़ने में अच्छा लगेगा और वो लगेगा कि उसको कि हाँ यार पढ़ा हुआ है इसने बंदे ने। ठीक है, फिर एक है ये कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ रिक्वेस्ट, तो अपन ने ये भी पढ़ लिया, ये भी एक बार पढ़ लेना और इम्पोर्टेंट आंसर ये भी बन सकता है। ठीक है,
केस के फॉर्म में अपन को कुछ अगर केस पूछ लिया कि ऐसा ऐसा है और इसने ये रिक्वेस्ट अर्ज करी है, तो अब इसके क्या क्या कर सकते हैं, इसमें सेबी जवाब दे सकती है, नहीं दे सकती है, कितने टाइम में दे सकती है, कितनी अपन की मैक्सिमम लिमिट है, तो वो सब है। ठीक है, अपन के 45 मिनट्स में ये वाला पूरा चैप्टर कवर हो गया। और सिंपल चैप्टर है, अपन ने थोड़ा सा ज़्यादा ही खींचा है इसको, बाकी सिंपल है। ठीक है, अब अपन का सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कंप्लीट हो गया। स्कोर्स एंड सेबी इनफॉर्मल गाइडेंस स्कीम 2003 कंप्लीट हो गया। चलो, थैंक यू सो मच।